सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत बड़ी हैपनिंग से भरपूर दिन था अब तक का। अगर हम देखें तो जो समातें हुई हैं वो बड़ी अहम समातें हुई हैं। सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में प्रोग्राम की बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद केस के हवाले से जो समात हुई है और बड़ा दिलचस्प मुकालमा देखने में आया है। क्या आजम स्वाति के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है? एक अहम सवाल है जो कि अब हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। ज़रा आपको बताते हैं कि जो आज मुकालमा हुआ है वकील आजम स्वाति और चीफ जस्टिस दरमियान वो क्या था। तो आईजी इस्लामाबाद जब सुप्रीम कोर्ट में समात हुई है केस की तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आजम स्वाति के असासों की तहकीकात का मामला जो है वो अब FBI को भिजवा दिया है। FBI GIT रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अगर मिस डिक्लेरेशन साबित हुआ तो अदालत उज़्मा उसको भी देखेगी कि आजम स्वाति अहल हैं या नहीं, ये कहना है चीफ जस्टिस का। आजम स्वाति को 62(1)F का नोटिस कर देते हैं क्योंकि पुलिस ने तो पर्चा दर्ज करना नहीं है। वकील आजम स्वाति ने कहा मेरे मौक्किल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा आजम स्वाति ने सिर्फ वजारत से इस्तीफ़ा दिया है, हम इस मामले को 62(1)F के तहत देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आईजी साहब आपने अब तक किया क्या है? आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति, नजीबुल्ला, जान मोहम्मद, फैज़ महमूद और जहांजेब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। आईजी इस्लामाबाद ने यह कहा जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया इसलिए कि वो बड़ा आदमी है, ये कहा चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने कहा गरीब लोगों को मारा पीटा गया, आपसे कहा दाद रसी करें लेकिन आप भी मिल गए। चीफ जस्टिस ने कहा आमिर जुल्फ़िकार आपके बारे में मेरा तासुर ख़राब हो गया है। हम मिसाल कायम करना चाहते हैं कि बड़े आदमी छोटों को रोन नहीं सकते। मामला चेयरमैन सेनेट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भी भेजा जा सकता है। हम पार्लियामेंट की बेइंतहा इज्जत करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर आप किस चीज़ के आईजी लगे हैं। ये तमाम तर मुकालमा आज देखने में आया है और ये इशारतन कह भी दिया गया है चीफ जस्टिस के जानिब से कि हम आपको 62(1)F का इस्तेमाल कर सकते हैं आजम स्वाति साहब और आपको नाअहल भी किया जा सकता है। ये मामला अब जाएगा कहाँ? क्योंकि ज़रा सा इस मामले का मैं पस मंज़र आपको बताना चाहती हूँ कि जब मामला शुरू हुआ आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का मामला और उसके बाद हम आपको बताएं कि नाजायज़ यानी कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है और फार्म हाउस के करीब रिहायशी एक गरीब खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। आजम स्वाति ने उस मामले पर उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद को कई मरतबा फ़ोन करने का एतराफ़ किया। ये झगड़ा अभी दरमियान में ही था कि आईजी इस्लामाबाद को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस केस का नोटिस ले लिया। उसके बाद से ये जो केस है वो ज़ेर समात है और आज भी इसकी समात हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से राना मौजूद हैं। आपसे कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे और अजीम चौधरी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राना अफजल साहब आपको लग क्या रहा है? ये तमाम तर केस भी आपके सामने है, ये मामला भी आपके सामने है। आजम स्वाति ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, क्या लग रहा है आपको नाअहल हो सकते हैं वो? जी बिल्कुल नाअहल हो सकते हैं। ना सिर्फ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में, मेरा ख्याल है जो उन्होंने 3-4 कनाल ज़मीन जो कि CDA की ज़मीन थी जिस पे कब्ज़ा किया हुआ था वो एक संगीन इल्ज़ाम है। एक पार्लियामेंटेरियन को ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करे। इसके अलावा किसी गरीब के साथ जो जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और उनके ऊपर पर्चा कराया गया और ये तमाम तर अमल जो किया गया उसके पीछे जो उनकी सोच थी वो ये थी कि इनको पुलिस के ज़रिए डरा धमका के यहाँ से भगा देंगे और जो बाकी मांदा ज़मीन है उस पर भी वो अपने फार्म हाउस को एक्सटेंड कर लेंगे, अपना कब्ज़ा बढ़ा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदनीयती का केस है और जिसके शाहिद भी मौजूद हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा कि यकीनन इसके अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ बहुत डिफरेंट है। ज़ाहिर है अभी हमें शौकत बसरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, ज़ाहिर है हम हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है कि ये मामला उस तरीके से था ही नहीं।
ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद ये तमाम तर केस है जो कि ज़ाहिर इसका आज खुद नोटिस लिया गया है। आपको लग रहा है कि इस तरीके से आज खुद नोटिस लेने से इस तरह के मामलात होना रुक जाएंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आप अगर किसी बड़ी सीट पर हैं तो आप इस तरीके की हरकतें ना करें कि आप किसी छोटे शख्स को दबाएं? देखें, पीटीआई की हुकूमत एक हाई मॉरल ग्राउंड का सहारा लेके आई थी कि हम चीज़ों को शफाफ करेंगे, हमारे मिनिस्टर्स इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे। आज उन तमाम हाई मॉरल ग्राउंड से पीटीआई उतर चुकी है। वो जो पार्टियां छोड़ के लोग आ रहे हैं उनको भी ले रही हैं, जिनके बारे में ये कहते थे हम कभी नहीं लेंगे। इसी तरह से और बेशुमार मामलात हैं जिनके ऊपर इन्होंने यू टर्न मारने शुरू किए हैं। और अब ये बिल्कुल वो जो हाई मॉरल ग्राउंड था वो नहीं है, इसलिए इनके बयानात में बेशुमार झूठ भी है और बेशुमार जगह पे ये मुकर जाते हैं अपनी बात से। इसलिए इनके कहने के ऊपर तो मैं तज्जिया नहीं कर सकता कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी हरकतों पे तज्जिया होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं और वो मामला जा कहाँ रहे हैं। कोई एक मामला ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि इन्होंने कमिटमेंट की थी। क्राइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये तो एक क्रिमिनल केस है जो इकोनॉमिक केसेस है, इकोनॉमिक एजेंडा है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने का या रिफॉर्म्स का एजेंडा है। इन्होंने पुलिस जी तो किसी पे भी कोई सेटिस्फैक्ट्री इनका नहीं है। सही है। मईशत के बारे से बात करेंगे। राना अफजल साहब, अजीम चौधरी साहब का ही मौक़िफ़ लेते हैं। अजीम चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स थे वो तो कहीं से भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हुकूमत के, फिर आजम स्वाति वाला मामला है, आपको क्या लगता है कि नाअहली की तलवार वाकई उनके सर पर लटक रही है? राना साहब का ज़रा मुझे तारुफ करा दीजिए, मैं पूरी तरह सुन नहीं सका शुरू में। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज जो आईजी जी बिल्कुल राना अफजल साहब का ये कहना है कि हुकूमत ने अब तक जो कमिटमेंट्स किए हैं मुआशी तौर पर तो बुरी तरीके से हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मैं गुजारिश करता हूँ। चलें अजीम चौधरी साहब मैं जरा चाहूंगी एक ब्रेकिंग है साहब ने एक ब्रेकिंग है। अजीम चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ में लेती हूँ, ज़ाहिर आपका तज़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना ज़रूरी है। भारी अहम खबर आ गई है कि नवाज शरीफ की जो अपील है जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर यह बेंच मुश्तमिल है और 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। फरवा शाह से जानते हैं। जी फरवा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा, जबकि नवाज शरीफ ने जल्द अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्त आज दायर की थी। ठीक है फरवा, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करें थी। ज़ाहिर आम खबर थी जो शामिल करना ज़रूरी थी। जी अजीम चौधरी साहब, केस तो आपको पता ही है, आजम स्वाति वाला आईजी इस्लामाबाद का तबादला केस है। आजम स्वाति के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम खुद ही 62(1)(f) का जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपको नाअहल कर देते हैं, क्योंकि सादिक और अमीन तो आप रहे नहीं। और कहने लगे, उन्होंने ये भी कहा कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि एक बड़ा शख्स छोटे शख्स को रोनता रहेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो लोग जो इस वक्त मौजूद हैं उनके हवाले से भी, जो आने वाले हैं उनके हवाले से भी, और जो गुज़र गए हैं उनके हवाले से भी, पाकिस्तान की क़यादत में 2-3 चीज़ों की शिद्दत के साथ कमी महसूस की जाती है। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत अपने कहे हुए अल्फाज का ध्यान नहीं रखती, उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतरती, लोगों के साथ जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। दूसरा ये कि वो अपनी सियासी हैसियत का बढ़कर इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा ये कि वो अकरबा परवरी करते हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो करप्ट हैं और उनका एहतसाब होना चाहिए, और अगर एहतसाब नहीं होगा तो पूरे का पूरा मुआशरा बिगड़ कर रह जाएगा। अभी राना साहब जो बात इरशाद फरमा रहे थे, बावजूद इसके कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और चीज़ों को जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो ये एतराज़ कर रहे थे कि इनकी बात का एतबार नहीं किया जा सकता, ये कभी किसी पार्टी में रहे कभी किसी पार्टी में रहे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ये कहते हुए भी, और इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल
पाकिस्तान तहरीक इस्तक़लाल से शुरू किया था। और अगर वो पार्टी बदल सकते हैं और मियाँ साहब उनको कुछ नहीं कहते राना साहब, तो फिर किसी दूसरे शख्स के बारे में भी राना साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए। इन्हें ये सोच लेना चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि हम जिस शख्स पर तनकीद कर रहे हैं, जिस बात पर तनकीद कर रहे हैं, क्या हम उस ज़ुमरे में ख़ुद आते हैं या नहीं आते हैं, हमारी क़यादत उस ज़ुमरे में आती है या नहीं आती है। जिस तरह मार्शल्ला ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को परवान चढ़ाया था और जिस तरह इक़्तिदार उनको मिलता रहा, उन पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उनको भी कह दिया कि वो ईमानदार नहीं है, वो नाअहल हैं। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू तो ये है कि पाकिस्तान का हर वो जिम्मेदार शख्स, भले वो पॉलिटिशियन हो, भले वो फौजी हो, भले वो जज हो, भले वो सरकारी अफसर हो, अगर वो दयानतदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है और लोगों के हकूक़ पर डाका डालता है, तो उसके पास कोई हक नहीं कि वो उस जगह पर बैठे। हम लोग जो आम लोग हैं, हम इसलिए इस क़यादत को मुंतखब करने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। अगर ये पाकिस्तान के मामलात को उलझा दें और पाकिस्तान गंभीर तरीन सूरत हाल से दो चार होता चला जाए और पाकिस्तान की माशी हालत राना साहब की हुकूमत की वजह से जहाँ पर पहुँच चुकी हुई है, इस हालत को आ जाए, तो फिर पाकिस्तान के लोगों के पास और 2-4 साल अगर इसी तरह गुजर गए तो इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वह इन सियासतदानों को सड़कों पर घसीटेंगे और पाकिस्तान में इनकलाब की नवीद सुनाई देगी। पाकिस्तान को अभी जमहूरियत पर ही रहने दें और पाकिस्तान में वोट के ज़रिए हुकूमत का तब्दील होना जो है उसको तब्दील करने की कोशिश न करें। खुदा रा अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन इस बात को समझे। बिल्कुल सही। हम कब तक ब्लेम गेम करते रहेंगे? ठीक है, अगर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो पिछली हुकूमतों के भी बहुत सारे वादे हैं जो कभी वफा नहीं हो सके। चले, शौकत बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने इस्तिफसार किया कि क्या आजम स्वाति रुकने असम्बली रहने के अहल हैं? मैं आप सवाल करती हूँ, आप क्या समझते हैं कि आजम स्वाति रुकने असम्बली रहने के आप अहल हैं? समैया, इस सवाल का जवाब देने से पहले अजीम चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त तजिया निगार हैं। हमेशा मैं इनसे सीखता हूँ और हम इनको सुनते हैं। लेकिन ये एक बात उन्होंने कही कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी सियासतदानों की करप्ट है, इस बात से मुझे इनके इत्फाक नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर इदारे में होते हैं। सहाफ़ियों में भी वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सहाफ़त अब पैगम्बरों का काम है। अब कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो माथे पे कलंक का टीका है सहाफ़त के, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो सियासतदानों के माथे पे कलंक का टीका है। अब हमारी फ़ौज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। मुशर्रफ को देख लें, ज़िया-उल-हक को देख लें, आप जिन लोगों ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। लेकिन आपने उनकी बात सही से सुनी नहीं। अजीम साहब ने कहा कि किसी भी उससे ताल्लुक हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो दयानतदार नहीं है तो वो काम करने का भी अहल नहीं है। ये बात कही अजीम चौधरी साहब ने, सिर्फ सियासतदानों को नहीं। मैंने जो सुन पाया था, हो सकता है मैं ये अंडरस्टैंड किया था कि चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सियासतदानों में ज़्यादा लोग करप्ट हैं। मैं ये कहता हूँ कि करप्शन पाकिस्तान के माशरे को खोखला कर रही है। इसमें हर इदारे के अंदर लोग मौजूद हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन मौजूद है। और उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जितने डाकू चोर लुटेरे हैं उनको डी चौकों पे लटकाए, फांसियां दें, ताकि मुल्क का सबसे बड़ा मसला खत्म हो। दूसरी बात समैया जो आपने कही, देखिए दूसरी जो बात आपने कही, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, खा वो वजीर आज़म पाकिस्तान हो और खा वो पीएन हो। अब आईने पाकिस्तान में जो आदमी आइन की खिलाफ वर्जी करता है, मिस यूज़ ऑफ पावर करता है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो जहाँ भी बैठा है वो बैठने का अहल नहीं है। अब अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म अपनी लूटमार करप्शन की वजह से जेलों में पड़ा है, तो शौकत बसरा हो, आजम स्वाति साहब हो, राना अफजल साहब हो, अजीम चौधरी साहब हो, समैया रिजवान हो, हर जगह पे एक TORs मौजूद है, आइन पाकिस्तान का मौजूद है। आजम स्वाति साहब का मामला अब चीफ जस्टिस साहब ने लिया हुआ है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर ऐसी चीजें उनके सामने आ जाती हैं तो डेफिनेटली फिर आजम स्वाति साहब मेंबर लेने के काबिल नहीं होंगे, सियासत करने के काबिल नहीं होंगे। चले, आपको लग रहा है नाअहल हो जाएंगे? वो आज बात की इशारा दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ सुमैया, बात यह है कि मेरे पास कहना चाहता हूँ
मेरे पास चिड़िया तो नहीं है। बसरा साहब चिड़िया ने नहीं एक है। बात कही। अजीम चौधरी साहब एक मिनट। बसरा साहब एक फिक्रा, हाँ जी, ऐड मेरे कर पास दें फिक्रा। चिड़िया- फिक्रा ऐड करने देना, फिर आप बात कर लें बसरा साहब जी। फिक्रा ऐड करें अजीम साहब। करप्शन सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं है, करबा परवरी में भी करप्शन है और इंटेलेक्चुअल करप्शन भी करप्शन है। करप्शन की कई इकसाम हैं कई और ये तमाम इकसाम को इकट्ठा कर लिया जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की एक बहुत बड़ी तादाद इससे 2-4 है। इस सारे मामले को ठीक होना चाहिए और अगर ये फिर ठीक मैं नहीं आपसे होगा डिसएग्री तो करूंगा। पाकिस्तान लेकिन बसरा साहब ये सारी बातें ना बातों से ठीक नहीं होंगी, अमलन अमलन ज़ाहिर है सबको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह आपने खुद ही कहा कि यार फैकल्टी में करप्शन हो रही है, सिर्फ सियासतदान ही करप्ट नहीं है। नाज बलोच साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ लेते हैं इस मामले पर। नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, अब काफ़ी हद तक बेहतर हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर आज़म स्वाति वाला मामला है। आज़म स्वाति के हवाले से आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज 62(1)(f) का इस्तेमाल करते हुए आपको भी नाअहल कर सकते हैं। आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। क्या लग रहा क्या है आपको इस केस को देखते हुए, नाअहल हो जाएंगे आज़म स्वाति साहब? कोर्ट में चल रहा है और आला अदालतों में चल रहा है। अदालती फैसले आने तक आई थिंक हमें ज़रा फैसलों के ऊपर तो कोई हम नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन अलबत्ता वाक़ये के ऊपर कर सकते हैं कि जो वाक़या हुआ इससे साबित ये बात होती है कि जो डीपोलिटिसाइज करने के बुलंद और बांध नारे जो लगाए गए, इन्होंने नारे लगाए कि जी हम डीपोलिटिसाइज कर देंगे इदारों को और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ इन्होंने जो नारे लगाए, आज हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चीख के नजर आ रही है, चाहे वो फवाद चौधरी के जुमलों में हो या आप देखें कि आज़म स्वाति ने जिस तरीके से आईजी को मुअत्तल करवा दिया वर्बल ऑर्डर पे प्राइम मिनिस्टर के, और एक टेलीफोन मैसेज के ऊपर जो है उनको मुअत्तल करा दिया गया आईजी को, और छोटे छोटे गरीबों के मासूम बच्चों को जो पिटाइयाँ की गई, उनको जो मारा गया सिर्फ इसलिए। तो नाज साहिबा, मैं थोड़ा सा एक सवाल इस पर करना चाह रही हूँ कि अगर इस केस में आज़म स्वाति साहब नाअहल होते हैं तो आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात रुक जाएंगे? देखिए, ये प्रेसिडेंट तो सेट होने पड़ते हैं ना, मिसालें कायम करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम लोग अपने आप को दौर से अबव ना समझें, और इक्वालिटी और जस्टिस की जो बातें ये तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान करते हैं उनको अमली तौर पे उस पर अमल भी करना चाहिए। ये जो रवैया था एक किसी गरीब को उठा के उसके बच्चों को, बेटियों को, लड़कियों को उठा के मारना, पीटना, ज़दोकोप करना, थानों में बच्चों को डालना, इससे बदतरीन किस्म की जो एक विक्टिमाइजेशन वो क्या हो सकती है? ये अमीर और गरीब का जो फर्क है, ये जो तफर्रुकाती निज़ाम है, इसकी मजीद एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इतनी बुरी एग्जाम्पल सेट की है आज़म स्वाति ने कि मैं समझती हूँ उनको तो बिल्कुल जो भी फैसला होगा उनकी पार्टी को खुद प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। ये तो औरों के लिए कहते हैं ना कि डिसीट होना चाहिए औरों को। अभी गूगल करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पे आती है, तहकीक हो ना हो, वेरिफिकेशन हो ना हो, कहते हैं जनाब डिसीट कर दें, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। तो यहाँ तो सबके सामने मौजूद है कि एक गरीब फैमिली को पकड़ के जो है जिस तरह मारा गया, टॉर्चर किया गया, आईजी को मुअत्तल कर दिया गया। पता यही काम अगर सिंध में होता, अगर यही काम सिंध में होता और सिंध में इस तरह एक आईजी को मुअत्तल किया जाता, और फिर आप वावेला देखते, फिर आप शोर देखते कि कितना शोर पीटीआई ने मचाना था, लेकिन क्योंकि ये काम इनकी अपनी तरफ से हुआ है इसलिए ना इस पे खामोशी तारी है, ना ये इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। एक्शन तो लिया है ना, इस्तीफा तो ले लिया ना, लीड बाय एग्जांपल होता है। इनको खुद अपने प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच ने बहुत अच्छी बातें की हैं। हाँ। मैं समझता हूं कि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप देख लीजिए कि अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसके बावजूद स्वाति साहब से इस्तीफा ले लिया गया, और मैं खुद कहता हूं कि स्वाति साहब का जो रवैया था, जो उन्होंने किया, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। हम रोल मॉडल हैं। हम जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर हमने इसी हरकतों में मुलव्वस होना है तो मुझे बताइए। आई थिंक राना साहब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? ब्रेक में ले लूं क्योंकि आपको जवाब तो मिल गया होगा। सेकंड कर रहे हैं बसरा साहब की, जो हुआ है गलत हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए। आप ब्रेक ले लें, फिर मुझे वक्त दे दीजिए। चले ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कई मौक़िफ़ लेते हैं कि वाकई क्या हुकूमत के इक़दाम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं, और कुछ इमरान खान साहब के इंटरव्यू के वाले से भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। जी राना अफजल साहब, आपका मौक़िफ़। देखें, मैंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया था। अगर आप आज़म सवैती साहब के हवाले से पूछ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल एक गरीब ख़ानदान को फ्रेम करने की कोशिश की। और नहीं, मैं तो बसरा साहब के जवाब पर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रही हूँ। आप मुतमईन हैं हुकूमत के मौक़िफ़ से? बसरा साहब ने, हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें यही है ना कि वो अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहते हैं। अच्छी बात है, कर लें। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं देना चाह रहे, अपना ओपिनियन भी दिया है उन्होंने, इस्तीफ़ा दे दिया है। राना अफजल साहब मेरे बड़े भाई हैं, चलें, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अदालत का फैसला मैंने शायद मिस कर दिया। राना साहब सुनिए, मैंने ये कहा था कि उनका जो अमल था वो काबिल मज़म्मत था। एक MNA MP तो अलग बात, वो एक फेडरल मिनिस्टर थे। जिस तरह उन्होंने गरीबों के साथ बिहेव किया, जो हुआ वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। और उसी वजह से आप देखिए कि अलबी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था तो वज़ीर आज़म साहब ने उससे इस्तीफ़ा ठीक हो गया। आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, मेरा मौक़िफ़ भी यही था। तो इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ आज बड़े अरसे के बाद बसरा साहब से मिल रहा है। यहाँ अपना अजीम चौधरी साहब ने पॉलिटिशियंस के बारे में इन जनरल बात की और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ की भी बात की। उनकी गुफ्तगू में मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मॉरल करप्शन का भी जिक्र करेंगे। ये इस मुल्क में हम मॉरल करप्शन को शायद करप्शन नहीं समझते और ये फिर हम अपने आप को इस्लामी रियासत मैंने मॉरल करप्शन का जिक्र किया, मैंने इंटेलेक्चुअल करप्शन का भी जिक्र किया। जी चलें, इंटेलेक्चुअल का मैंने सुना। एनीवे, जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक होता है, पॉलिटिक्स जब आप मफादात के लिए करते हैं तो दैट इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। वो सही है, मियाँ साहब ने शुरू की असगर खान की पार्टी से, फिर वो पार्टी नहीं काम किया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो ये कोई मफादात की सियासत नहीं होती जो स्किपिंग फ्राम वन पार्टी टू दी अदर, वो उसके ऊपर तो आप बजा तौर पे एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो पूरे जमहूरी सिस्टम के ऊपर जो लोग आके एतराज़ करते हैं वो कुछ देर के लिए भूल जाना चाहते हैं या जानबूझ के इस चीज़ का जिक्र नहीं करते कि यहाँ 32 साल आमरीत रही और उस आमरीत में उन्होंने 9-9 साल, 10-10 साल, 8-8 साल हुकूमतें की। और उसके बाद जब जमहूरियत के बीच में गैप्स आए तो वहाँ मुदाखलत रही, वहाँ पे तोड़ फोड़ का अमल रहा, वहाँ काम नहीं करने दिया जाता रहा। आप मुझे बताएं कि किस सियासी हुकूमत में कोई डिफेंस मिनिस्टर जो था पाकिस्तान के अंदर वो वाकई डिफेंस मिनिस्टर था या वो एक दिखावे का वज़ीर था? चाहे हुकूमत हमारी रही हो या हुकूमत आज हो या हुकूमत आज से पहले हो। तो राना साहब, वज़ीर ख़ारजा ना होने का भी नुकसान पाकिस्तान ने बहुत उठाया है, ये बात भी तो एडमिट कर लेना सर। जी, आज आपके पास वज़ीर दाखिला नहीं है, उसका आप नुकसान बहुत उठा रहे हैं। आपका वज़ीर दाखिला कोई नहीं है। जैसे हमारा वज़ीर ख़ारजा नहीं था, उसी तरह आज वज़ीर दाखिला नहीं है और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तबाह होता जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इन तमाम मामलात में सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना राना साहब, बात तो सिर्फ इतनी सी है। जरा मैं इसहाक डार के हवाले से भी एक खबर शामिल करना चाह रही हूँ, आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ, बड़ा अहम। हाँ जी, बोले। चल मैं कि ये ताने होते हैं कि आपके पास वज़ीर ख़ारजा नहीं था, मैं कहता हूँ आपके पास वज़ीर दाखिला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर हुकूमत को इख्तियार है कि वो अपनी पॉलिसी कैसे चलाती है। तो ये जो पॉइंट स्कोरिंग वाली बातें थोड़ी सी नॉन सीरियस होती हैं। आप दार साहब की बात कर लें। हाँ जी, आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि इसहाक डार की जो वतन वापसी है उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, नैब भी इसहाक डार को वापस नहीं ला सका है। ये मामला आखिर कब हल होगा? उन्होंने कहा कब तक इसहाक डार बैठे रहेंगे? राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये, ज़ाहिर है हर इंसान यही सवाल करता हुआ नजर आ रहा है, इसहाक डार साहब कहाँ हैं? कुछ वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पर आती हैं जिसमें वो चलते फिरते अशाश बशाश नजर आते हैं सड़कों पर और उसके बावजूद वो मुल्क वापस नहीं आते। ज़ाहिर है मैं नून लीग से मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ, इसहाक डार साहब कहाँ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो चल फिर रहे हैं और हशाश बशाश हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम किसी की बुराई नहीं चाहते। लेकिन वो यकीनन जो मेरी इत्तला है, एक कार्डियक प्रॉब्लम के सिलसिले में और फिर स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम के सिलसिले में वो बीमार हैं। अच्छा। उनको वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, शायद ट्रैवल पे नहीं। अब इस बात को बहुत से लोग मानेंगे, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। तो इसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लेनी चाहिए ताकि मेरा मौक़िफ़ जानिबदाराना ना कहा जाए और तज्ज़ियात से हम बच जाएं। उन्होंने
अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी मेरे इत्तला के बिल्कुल मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट आई वो थी शायद नहीं मानी गई या मानी गई। जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यहाँ पे भी जो तजाद है, यहाँ से भगौड़ा हो गया परवेज़ मुशर्रफ और वो हशाश बशाश बैठा हुआ है और उसके लिए जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि वो पहले से वो पाकिस्तान से इसहाक डार से पहले गया है। और क्यों नहीं हो रहा जिक्र? जरा हुकूमत से जान लेते राना साहब, हुकूमत से पूछ लें कि जिक्र क्यों नहीं हो रहा। वो हमारी अदालतों और तज्जियाकारों को ये करना चाहिए, कम से कम जो पहले गया उसको पहले बुला ले। चलें जी, बसरा साहब क्या कहेंगे आप इस पर? सुमैया, दो बातें। राना अफजल साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम और माशाल्लाह बड़े डिग्निफाइड आदमी हैं और अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हक और सच की बात जब अपनी बारी है करनी चाहिए। मैंने आजम स्वाति साहब की दफ़ा जब बात की, मैं तवक्को कर रहा था कि राना साहब भी वैसी ही बात करेंगे, लेकिन राना साहब को फिर मोहब्बत जाग गई मुस्लिम लीग नून की और इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब टॉक शोज पे बैठ के ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि जी वहाँ पर बाइस अदलिया है, वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है सुमैया, यही इसहाक डार हैं जो समदिया मियाँ नवाज शरीफ के, उनको वजीर आजम के जहाज पे बिठाकर फरार करवाया गया। आप अंदाजा ये कीजिए, और वो शख्स है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। सुने राना साहब, सुनिए प्लीज, मैंने बड़े गौर से सुना और मैं आपसे तवक्को करता हूं कि हक को हक कहें, गलत को गलत कहें। अब अगर राना अब इसहाक डार साहब की बारी आई तो आपने वो बातें करनी, मेडिकल देखें वहां पर वो सड़कों पे फिर रहे हैं, वहां पर सुन ले, वो वहां पर आ जा रहे हैं और उनके इंटरव्यूज में कहा है, लाइव इंटरव्यूज में, कि मैं उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक ये अदलिया बैठी है और ये हुकूमत बैठी है। सो गुजारिश ये है कि मुल्जम है, मुजरम है, खा वो तहरीक तो हुकूमत ने क्या अमली इक़दाम किए हैं? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं ना, हुकूमत ने इसहाक डार को लाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए ही नहीं अब तक। हमारा सुमैया एग्रीमेंट हो चुका है अच्छा। बरतानिया के साथ। इसहाक डार साहब जो भगौड़े हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो वांटेड हैं, इंशाल्लाह उनको वापस परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर कुछ बोलना चाहेंगे? सवाल क्या था राना साहब ने? अब दूसरी बात पे मैं आ जाता हूँ परवेज़ मुशर्रफ वाली। अब वो कहते हैं ना, हाय जूद पशे माँ का पशे माँ होना। इनसे ये पूछिए परवेज़ मुशर्रफ किन की हुकूमत में मुल्क से बाहर गया था, क्यों उसको जाने दिया गया था? उस वक्त वजीर आजम मियां नवाज अदलिया की हुकूमत में राना अफजल साहब फाइनेंस अदलिया की हुकूमत थी, वो आपकी हुकूमत नहीं थी। आप लोगों ने तो खुद ही नाम निकाला था उसका। सुनिए राना साहब कैसे कह रहे हैं? राना अफजल साहब फाइनेंस मिनिस्टर, अदलिया के फैसले पे गया, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी पूरी हुकूमत और पूरी हिरारकी थी। इनसे ये पूछे इन्होंने जाने क्यों दिया? अब इनको बड़ी याद सता रही है। अब आप वापस नहीं ला सकते। नहीं, ये अब अगली बात, पहले तो आप अपनी गलती मांगे और माफी मांगे राना साहब कि आपने ये जुर्म किया था कि आपने जवाब देता हूं। सवाल मैं आपसे वादा करता हूं। सवाल तो दूसरा था ना, जवाब आपने कुछ और दिया। चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक बहुत देर से कहा जा रहा है, ब्रेक हम लेते हैं, वापस आते हैं, अजीम चौधरी साहब का भी टेक लेते हैं इस पर और मजीद मेहमानों से बात करेंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अजीम चौधरी साहब, मैं चाहूँगी ज़ाहिर जो अभी तक डिस्कशन चल रहा है उस पर भी आप अपना टेक दें, लेकिन एक मामला और है, मैं चाहूँगी इस मामले को ज़रा देखें, फिर हम थोड़ा सा इस पर ही बात करें। ज़ाहिर वज़ीर आज़म का इंटरव्यू है तो टीवी को, उसमें बात की गई है कि भाई दूसरों की इमदाद और कर्जे मुफ्त नहीं होते, अब पाकिस्तान किसी किराए की बंदूक पर इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात पहले भी वज़ीर आज़म कह चुके हैं। यहाँ एक मामला तो है, लेकिन एक मामला और है। आज मैं खबर पढ़ रही थी, रिपोर्ट है स्टेट बैंक की, जिसमें अब तक 5 महीनों में हुकूमत 22 खरब 40 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है और एक तरफ वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अजीम साहब? ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान कर्ज ले रही है, वो कर्ज लेना उसकी मजबूरी है और उसकी वजाहत मुझसे बेहतर शौकत साहब करेंगे और राना साहब करेंगे। राना साहब वज़ीर रहे ख़जाना के। जब हुकूमतों के अखराजात पूरे ना हो रहे हों और उनके पास महासिल को हासिल करने के लिए निज़ाम ठीक ना हो, करप्शन उसमें मौजूद हो, लीकेज उसमें मौजूद हो, पॉलिसी का फुकदान हो, सियासी हिम्मत करने की ज़रूरत ना हो और सियासी फ़ैसला करने का भी फुकदान हो,
तो फिर हुकूमतें कर्ज लिया करती हैं और हर कर्ज के साथ कुछ शराइत होती हैं। हाँ। और अगर शराइत ना हो तो सूद होता है, और सूद का मामला भी कर्ज के साथ साथ अगर चलता रहे तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट तक सूरत हाल आ जाती है। और कौमों के दिवालिया होने के लिए कर्ज़ों का हसूल एक शर्त हुआ करती है। कौमों की तबाही में जहाँ हुक्मरानों की नाअहलियाँ होती हैं, उसी तरह कर्ज भी एक बड़ी वजह हुआ करती है। बिल्कुल ऐसे ही हुक्मरानों की नाअहलियों में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपनी मुआशियात को संभाल कर नहीं रख सकते, और जो हुकूमत अपने मुआशी मामलात को ठीक तरह न चला सके, दूर अंदेशी के तहत ये फैसले ना कर सके कि आइंदा 10, 15, 20 बरस में मुमलिकत को क्या चाहिए, रियासत की क्या ज़रूरियात होंगी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर दी हुई है और माहिरीन मुआशियात पाकिस्तान में भी इतने काबिल मौजूद हैं जी हाँ, कि वो ये बता सकते हैं कि 15, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पाकिस्तान की आबादी क्या होगी, पाकिस्तान में पानी कितना होगा, गंदम तो क्या वजह है कि हमारे सियासतदान जो हैं या हमारी हुकूमतें हैं वो क्यों तायुन नहीं कर पा रही? बिल्कुल सही, मैं आपका मौक़िफ़ समझ गई हूँ। यही सवाल लेके जाती हूँ बसरा साहब से, पूछते हैं बसरा साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि ज़ाहिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कर्जे उतारने के लिए नए कर्ज लेना ज़रूरी है। अपोजिशन कहती है कि ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया, ऐवान को आगाह नहीं किया गया कि कर्ज आपने किन शराइत पर लिया है। ये इतना कर्ज जो मैंने बताया है अभी नाजरीन को कि 5 माह में हुकूमत ले चुकी है, क्या कहेंगे? सुमैया, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली, तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। आपके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद मुल्क आपका दहशतगर्द डिक्लेयर हो रहा था, आपका नाम ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा था, आपके साथ जो कुछ आपको थ्रेट्स आ रही थी दुनिया से वो आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी कर्जे नहीं लिए गए जितने माजी में पिछली 5 साल हुकूमत ने लिए। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज पैदा हो रहा था। गुजारिश ये है कि हम अगर गुनाह करते तो इस वक्त आज सूरत हाल ये होती कि आज आप देख लीजिए कि हमारी उन्हीं पॉलिसीज की वजह से कर्ज उतारना भी तो होगा हमारे ना? पास तो उसके कुछ शराइत भी तो होंगी। सुमैया सुनिए, हमारे पास तो क्रिकेट खेलने के लिए टीमें नहीं आती थी। आज यहाँ पर 5 महीनों में 5 मुल्कों के सरबराह जो अहम कंट्रीज हैं, जिनमें सऊदीया है, जिनमें मलेशिया है, जिनमें चाइना है, जिनमें यूएई है, आपका टर्की है, और आने वाले दिनों में कतर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उन लोगों ने वहाँ पर आके कुछ तो पैसे हमारे खजाने में ऐसे रखे जिस पर कोई शर्त नहीं है, और जो हमने लिए हैं वो अब राणा साहब चूंकि फाइनेंस को डील करते रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छे कर्जे नहीं लिए जा सकते थे। लेकिन ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, नीयत साफ है, कोई करप्शन नहीं है, कोई टकेमारी नहीं है, कोई नमरी नहीं होगी इंशाल्लाह। आप अभी तो आए हुए हुकूमत को 120 दिन नहीं हुए, पाकिस्तान की तारीख में कभी यही तो बताया मैंने कि 5 माह में 22 खरब 40 अरब रुपए कर्जा ले चुकी है ये हुकूमत। यही तो बताना चाह रही हूँ मैं। अगर मैं सुमैया आपको वो डिटेल दे दूं, राणा साहब मेरे भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद सुमैया जो है उसको ये पता ही नहीं कि हमने कितने कितने कर्जे लिए हैं और क्या क्या गुल खिलाए हैं और किन चीजों के लिए लिए हैं, जिनको पता भी नहीं है। चले, तो आप सोच भी नहीं सकती सुमैया के ये, वो तो उनसे पूछा जाएगा ना, जाहिर है वो तो हुकूमत चली गई। हम देखिए सुमैया, आप मुझे बताइए क्या करते? इनको ये पता था हमारी हुकूमत नहीं आ रही है, क्या करते? इनको पता था हमने अपोजिशन में जाना है, इन्होंने जाते हुए जो कुछ मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, तोबा तोबा तोबा, मैं बता नहीं सकता। राणा साहब, खजाना आप लोग खाली करके चले गए, हुकूमत कर्ज ना लेती तो फिर क्या करती, बताइए जरा। देखें, ये बहस ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं अहदाफ दूंगा, ये नहीं मानेंगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, वेबसाइट पे खोल लें उसको, 2017-18 की रिपोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने कितने कर्जे लिए थे, कहाँ पे हम मईशत को छोड़ के गए। मईशत एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप से खड़ी नहीं रहती, इसको मैनेज करना पड़ता है, और ये मैनेजमेंट डे टू डे होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका बड़ा अमीर मुल्क है और उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जाके गोल्फ खेल सकता है, वो गोल्फ नहीं खेल सकता, उसे मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस बात पे मईशत की बात को ख़त्म करूँगा कि 2017-18 में जो अहदाफ हमने छोड़े हैं, चाहे वो महंगाई के हवाले से हैं, वो ग्रोथ रेट के हवाले से हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कर्ज़ों के हवाले से हैं, जो इनका बड़ा शौकिया सब्जेक्ट है, उनको आप पढ़ लें। अगर ये अगले 5 साल में उन अहदाफ को हासिल कर लें तो मैं इनको शाबाश दूंगा। अच्छा, अब आ जाए उस बात के ऊपर जो इन्होंने
जो इन्होंने कहा कि डार साहब को भगा दिया प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, अभी आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी भी प्राइम मिनिस्टर का जहाज इस्तेमाल करते हैं और वो कई जगह कई मुल्कों में गए। अगर वहां जाके वो बीमार हो जाते हैं तो क्या वो अपने बेहतर इलाज के लिए जा सकते? दूसरी बात जो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भगा दिया, जो प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात खत्म करने दें, आप बीच में ना बोलें। अब जब प्राइम मिनिस्टर भी जाता है मुल्क से बाहर, चाहे वो प्राइवेट जहाज में जाए, उसका भी एग्जिट वीजा लगता है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको एग्जिट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राना साहब। ये रूल सबके लिए एक ही होना चाहिए ना, आपकी बात उनको जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। वो जब चले गए, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, तो ये जो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के जहाज, ये इस किस्म के शोशों के साथ अवाम को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अब इसहाक डार की जो कानूनी हैसियत है, मैं उसका तवाज़ुन इमरान खान की कानूनी हैसियत से करना चाहता हूं। चले ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, अजीम चौधरी साहब। हमें ज़ाहिर अपनी अगली स्टोरी की जानिब आना है। हमारे साथ DIG ट्रैफिक जावेद अली मेहर साहब मौजूद हैं, और ट्रैफिक जो है पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं। इजलास हुआ है जी, उसमें DIG जावेद मेहर साहब ने शहर में डबल पार्किंग वाली शाहराहों की निशानदही की है, और कराची में तमाम गैर कानूनी पार्किंग्स और डबल पार्किंग्स ख़त्म करने का फैसला किया गया। बड़ा अच्छा इकदाम है। और साथ ही साथ एक और ख़बर है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने हुक्म दिया है, IG सिंध को ख़त लिखा है कि जितनी भी कराची में स्कूल वैन्स हैं उनसे सिलेंडर निकाल दिया जाए। हम उनसे बात करते हैं। जावेद अली मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। आप क्या बताना चाहेंगे, ये इकदाम जो किए जा रहे हैं ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और कितना बेहतर होगा? इजलास में क्या क्या बातें हुई हैं सर? लेकिन जी, जहाँ तक ताल्लुक है इलीगल पार्किंग का, उसके हवाले से कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो शहर में चार्ज पार्किंग जिस जगह बगैर कंट्रोल के हो रही है, एक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम मुसलसल जो डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो शहर का मेन एरिया है, कमर्शियल एरिया, जिसमें सदर का इलाका शामिल है, जिसमें तारिक रोड है, वो दोनों इलाके हमारे फोकस में होते हैं। वहाँ पे जो गाड़ियाँ इलीगली पार्क होती हैं, डबल पार्किंग हो, ट्रिपल पार्किंग हो या नो पार्किंग जोन हो, ट्रैफिक पुलिस पहले भी इसके ऊपर काम कर रही थी। अब चूंकि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लेके चल रहे हैं। जावेद साहब, माजरत के साथ, जाहिर है मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, हम भी ये मसाइल देखते हैं। ना सिर्फ ये आम शाराएं, बल्कि ये जो शादी हॉल्स होते हैं उनके सामने डबल ट्रिपल पार्किंग हुई भी होती हैं, और इल्ज़ामात ये भी लगते हैं कि पुलिस पैसे लेके वहाँ पर पार्किंग करने देती है। इस पर ट्रैफिक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? तमाम ऐसी जगहें जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, आप खुद ये ऑब्जर्व करती हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता है। लेकिन तमाम जगहों के ऊपर विजिटर आते हैं, अब वो शॉपिंग सेंटर हो या शादी हॉल हो। हमारी तो ये पूरी कोशिश होती है कि सिंगल पार्किंग से ज्यादा पार्किंग वहाँ पे अलाउ ना की जा सके, और डबल ट्रिपल पार्किंग ट्रैफिक पुलिस किसी सूरत खुद अलाउ करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उससे ट्रैफिक का फ्लो मुतासर होगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी है ट्रैफिक पुलिस की। जहाँ तक किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार के इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होने का ताल्लुक है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने स्टाफ के ऊपर सख्त चेक रखते हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन वक्तन फवक्तन लेते रहते हैं अगर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट होती है। लेकिन एज अ पॉलिसी, एज अ डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, इस चीज को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश। बस शॉर्टली बता दीजिए जावेद साहब कि इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है या अभी शुरू होना है? जी बिल्कुल शुरू हो चुका है, और कल जाती तौर पे मैंने इस मीटिंग के बाद भी शहर के जो 3-4 मेन एरियाज हैं उनका विजिट किया था, और वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग प्रॉपरली नहीं थी वहाँ पे उन एसओस को शोकॉज भी भी किया था। ठीक है। तो और उसके अलावा इससे पहले भी हम इस चीज को रेगुलरली चेक करते हैं। चलें, जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अली मेहर साहब कह रहे हैं कि इम्तियाज़ शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे सीनियर इम्तियाज़ शाह साहब बड़ा एक्टिव नजर आ रही है, DIG की बात भी आपने सुनी, ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव है। सुमैया देखें, ये जब से जावेद अली मेहर साहब आए हैं ट्रैफिक पुलिस को इन्होंने बहुत फाल कर दिया, और जब से एडिशनल IG कराची आए हैं उन्होंने कराची भर की पुलिस को फॉल किया है, और ये जो है बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है। अच्छा, मैं बताऊं कि इस वक्त सुमैया कि कराची में जो है वो ट्रैफिक के मसाइल इस कदर हैं कि 50 लाख से ज़ायद गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं जो इन सड़कों पे चल रही हैं, और उनमें जो है वो 57% से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 215 के करीब एक्सीडेंट हुए हैं,
जिनमें लोगों की हलाकतें हुई हैं और उसमें 143 लोग जो है मोटरसाइकिल सवार हैं। 100 अब इस तरह से ये समझ लें आप कि ज्यादा तादाद। एक और चीज हमने देखी थी कि लाइन बनाई जा रही है कि एक रॉ में वो मोटरसाइकिल चलेंगी, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं है। जी सुमैया, उसके लिए ये डीआईजी ट्रैफिक की जावेद अली मेहर साहब ने ही बनाया है और ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। और यहाँ पर लेकिन चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, आप समझते हैं इम्तियाज साहब? चेक एंड बैलेंस कम जी है। देखिए, चेक एंड बैलेंस भी है इसमें, मगर क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 50 लाख में से आधे से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। अब उनको अगर एक लेन में एक सड़क पे चलाया जाए, हर जगह नहीं चल सकते। अच्छा, उस पर ट्रैफिक के मैं बताऊं आपको कि ये नफरी भी शायद कम है, नफरी भी कम है। और इनको जो सुमैया ये जो मसाइल का सामना है, वो जो लोगों को गिरफ्तार नो पार्किंग पे, नो गलत पार्किंग पे, वो जो उन्होंने जो नो खिलाफ वर्जी करने वालों पर जो गिरफ्तारियां शुरू की थी, उसका भी इम्पैक्ट बना था, लेकिन उस कदर नहीं बन सका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं इम्तियाज साहब। इसमें चेक एंड बैलेंस भी होना जरूरी है। और जाहिर जिस तरीके से मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ रही हो, ट्रैफिक हादसा का सबब बनती हैं, उस पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।